आज सुबह सुबह ही दीक्षा किचन में जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। उसके बर्तनों की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सो रही उसकी सासू माँ सुमित्रा जी बिस्तर पर उठकर बैठ गईं। उन्होंने दीवार पर घड़ी की ओर देखा तो अभी 6 बजे थे। ये देखकर उनके माथे पर हल्की सी सिकन पड़ी कि आज रविवार है और रविवार को तो 10 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। फिर आज बहू इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? कोई बात तो ज़रूर है। उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो श्यामलाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। वो खबरें पढ़ने में पूरी तरह से मगन थे। तभी कुछ देर बाद ही दीक्षा काम निपटा कर तैयार होकर अपने सास ससुर के कमरे में दाखिल हुई। पहले सास ससुर के पैर छुए और फिर धीरे से बोली, माँ बाबूजी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। सुनते ही सुमित्रा जी की भवें तन गईं। श्यामलाल जी वे अखबार नीचे करके उसकी तरफ देखने लगे। दोनों की निगाहें एक साथ दीक्षा पर टिक गई। क्यों, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुम्हें मायके से आए हुए, फिर आज कौन सी जरूरत आन पड़ी वहां जाने की? सुमित्रा जी ने सवाल किया। तो दीक्षा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, पापा अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। खाना तो वो जैसे तैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि जाकर घर के बाकी के काम संभालूं और माँ की दवाइयाँ और टेस्ट रिपोर्ट भी ले आऊंगी। दीक्षा की बात सुनकर सास ससुर ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में एक पल को सन्नाटा सा छा गया। दीक्षा कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रह गई, क्योंकि सास ससुर की चुप्पी को अच्छी तरह पहचानती थी। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने धीरे से कहा, वैसे माँ जी मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है, दोपहर के लिए सब्जी भी तैयार है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा तो दीक्षा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। इधर सुमित्रा जी और श्यामलाल जी की एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमसे तो बड़ी भूल हो गई, सुमित्रा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अपने शहर की लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए, जब भी मन होता है चल पड़ती है मुंह उठाकर मायके। ससुराल तो जैसे होटल हो गया है, जब भी चाहे आओ, जब भी चाहे चले जाओ। श्यामलाल जी ने भी हामी भरी और गुस्से में अखबार मोड़ते हुए बोले, ये बहुएं तो जितना सर चढ़ा उतना ही बिगड़ती हैं। सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ मायके से आए हुए और फिर मायके जाने की तैयारी। आज जाती है तो चली जाती है, आज जाए तो चली जाए, लेकिन आइंदा से समझाओ बहू को। सुमित्रा जी ने श्यामलाल जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, सही कहते हैं आप, बहू की लगाम कसकर रखनी पड़ेगी कि रोज रोज मायके जाना हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अब तो जैसे बहू की नहीं कोई मेहमान हो गई है, 2 दिन यहाँ तो तीसरे दिन वहाँ। तभी श्यामलाल जी बोले, और वो सुमित्रा, वो भी तो कुछ नहीं कहता, सॉरी सुमित नहीं कुछ कहता। शायद बीवी के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती उसकी, जोरों का गुलाम कहीं का। उधर दीक्षा अपने कमरे में बैठी चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। हर बार तो यही होता था, मायके जाने की बात करते ही घर में तनाव की दीवार खड़ी हो जाती थी। उसका इकलौता भाई तो विदेश में था। पिछले साल ही कंपनी ने उसे 2 साल के कॉन्ट्रैक्टर पर भेजा था, इसलिए अब उसकी अनुपस्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी संभालने वाली दीक्षा ही तो थी। कभी माँ की तबीयत खराब तो कभी पापा की, अगर वो नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? ये सोचते हुए उसने खुद को संभाला, बैग उठाया और स्कूटी लेकर मायके की ओर निकल पड़ी। सुमित अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। दीक्षा ने उसे रात को ही बता दिया था कि वो कल सुबह जल्दी ही मायके जाएगी, तो सुमित ने बस इतना ही कहा था, जाना है तो जाओ, लेकिन माँ पिताजी को थोड़ा मना लेना। तुम अगर थोड़ी बातों को बैलेंस कर लो तो बात नहीं बिगड़ेगी। सुमित जानता था कि दीक्षा की मनसा गलत नहीं है, लेकिन वो अपने माता पिता की भावनाओं को भी अच्छे से समझता था। उसका बस यही सोचना था कि दीक्षा दोनों घरों की जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाए, ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले। हे भगवान, बस मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए, पापा की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है, न जाने वो अकेले घर का काम कैसे कर रहे होंगे। ये सोचते हुए दीक्षा की आंखें फिर से नम हो गईं। वो जब अपने मायके पहुंची तो देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी थी। पापा रसोई से बाहर आते हुए बोले, दीक्षा तू आ गई, बहुत अच्छा किया बेटा, देख मैंने बेसन का चिल्ला बनाया है, खाकर बता कैसा है। दीक्षा के पापा ने एक टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो दीक्षा ने कहा, बहुत अच्छा बना है पापा, चल तू बैठ, मैं और बनाकर लाता हूँ। तो दीक्षा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, अब आप बैठो, मैं आ गई हूँ ना, थोड़ी देर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसने पर्स को एक तरफ रखा और तुरंत काम में जुट गई। नाश्ता निपटाने के बाद घर की हालत देखी तो बर्तन एक कोने में जूठे पड़े थे, कुछ कपड़े बालकनी में टंगे थे, कुछ वॉशिंग मशीन में पड़े थे, फर्श पर भी गंदगी थी। पिछले 1 महीने काम वाली बाई नहीं आ रही थी और माँ की तबीयत भी अभी ठीक नहीं थी। पापा से जो हो पाता, दीक्षा ने पहले घर की सफाई की, बर्तन धोए, कपड़े धोए, फिर झाड़ू पोछा करके पूरा घर चमका दिया। माँ की दवाइयों की याद आई तो पर्ची लेकर निकलती हुई, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसका पति सुमित दरवाजे पर खड़ा था। तुम थक जाओगी इसीलिए सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं, सुमित ने कहा। तो दीक्षा बोली, मैं अभी बस दवाइयाँ लेने ही जा रही थी, मेडिकल रिपोर्ट भी लेनी थी, तुम रहने दो, रिपोर्ट और दवाइयाँ मैं ले आता हूँ, सुमित ने कहा और दवाई लेने के लिए चला गया। दीक्षा और उसके माता पिता को सुमित का नेचर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो हर महीने में एक बार आकर उनका हाल चाल जरूर पूछता था। शाम होते ही दीक्षा ने विदा ली। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करना, तुम दोनों के हंसते चेहरे देखकर ही तबीयत अच्छी महसूस होने लगी है।
जब वो दोनों अपने घर पहुंचे तो सुमित ने कहा, तुम रसोई में मत जाना, आज बहुत थक गई होगी, इसीलिए खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ। दीक्षा के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। वो अभी अपने कमरे तक पहुंची भी नहीं थी कि सासू माँ की आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए। अब फुर्सत मिली है तुम्हें घर लौटने की, सारा काम पड़ा है, अब जल्दी से डिनर की तैयारी कर लो, न जाने कब बनेगा और कब मिलेगा खाने को। सासू माँ के शब्द सीधे तीर की तरह चुभे उसे। उसको लगा था कि सास ससुर उससे उसकी माँ का हालचाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो इन लोगों को अपनी चिंता सताए जा रही थी। जवाब में दीक्षा झुकी नजरों के साथ कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी सुमित की आवाज गूंजी, माँ मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। कमरे में सन्नाटा सा छा गया, बाहर का खाना। सुमित्रा जी लगभग चौंक कर बोली, तू क्या चाहता है बेटा? जैसे बहू की माँ बिस्तर पर पड़ी है वैसे हम भी बिस्तर पकड़ लें। अरे बाहर का खाना खिला खिला कर बीमार करने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं माँ, कभी कभी तो चलता है। दीक्षा सुबह से मायके में काम कर रही थी, थक गई है, एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुमित ने शांत स्वर में कहा तो सुमित्रा जी ने कटाक्ष से कहा, ठीक है आज बाहर का खा लेंगे, लेकिन ये हर बार नहीं होना चाहिए। श्यामलाल जी जो अब तक खामोश थे कहने लगे, देख सुमित, तू अपनी बीवी का पक्ष तो ले रहा है, लेकिन ये रोज रोज मायके भागने की आदत ठीक नहीं है। बहू है, ससुराल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसे 2-4 महीने में कभी 30 त्योहार पर जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रोज रोज मुंह उठाकर चल पड़ती है। बाबूजी बात अच्छे या बुरे की तो है नहीं है, उसकी माँ की तबीयत सच में ठीक नहीं है, उन्हें ज़रूरत थी दीक्षा की। अरे बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, ऐसे में उनके बेटे को होना चाहिए था उनके पास। वो तो विदेश जाकर बैठा है और ये रोज़ की परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। सुमित्रा जी तंग कसते हुए बोली तो दीक्षा का मन भारी हो गया। माँ जी 2 साल के लिए ही गया है मेरा भाई वहाँ, 1 साल तो बीत गया और 1 साल और निकल ही जाएगा, तो क्या तब तक तुम यही सब करने वाली हो? सास ने कटाक्ष किया तो दीक्षा ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। सुमित ने उसका कंधा हल्के से दबाया और इशारों में उसे चुप रहने को कह दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी, खाना आ गया था। सुमित ने टेबल पर खाना लगाया और दीक्षा से कहा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं प्लेट लगा देता हूँ। दीक्षा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। डिनर के बाद दोनों कमरे में आए तो सुमित दीक्षा के पास बैठ गया। दीक्षा, माँ पापा की बातों को दिल से मत लगाना, वो बस पुराने ख्यालों की हैं। सुमित, मैं कोशिश करती हूँ। दीक्षा की आवाज़ बर्रा गई, लेकिन माँ बीमार है, पापा अकेले हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? और यहाँ तो मेरे सांस लेने पर भी सवाल उठाते हैं। सुमित ने उसका हाथ थामा, मैं हूँ ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सुमित्रा जी और श्यामलाल की सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। रसोई में दीक्षा नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो मायके की चिंता में डूबी थी। माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी और काम वाली बाई के न आने से घर का काम उसके पापा के कंधों पर था। उसने कुछ सोचा, तभी उसे अपने मायके के पड़ोस में रहने वाली ममता आंटी की याद आई। उसने फटाफट फोन उठाया और नंबर डायल किया। हाँ दीक्षा बेटा, सब ठीक ठाक है? हाँ आंटी, बस माँ की तबीयत की चिंता है और काम वाली बाई भी तो नहीं आ रही। क्या आप कोई भरोसेमंद बाई का इंतजाम कर सकती हैं? अरे बेटा, ये तो छोटी सी बात है, उसने हंसते हुए कहा, मैं देखती हूँ, तू फिक्र मत कर। दीक्षा ने फोन रखा और नाश्ता टेबल पर सजाया। सुमित्रा जी और श्यामलाल जी चुपचाप खाने बैठे। उनकी खामोशी में कल की नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन दीक्षा ने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी सोच में ही गुम थी। दोपहर का खाना निपटाने के बाद दीक्षा को मार्केट जाना था। घर की सब्जियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए सोचा टाइम से जाकर सब्जी ले आती हूँ। वो मार्केट में पहुंची थी कि तभी उसकी ममता आंटी का फोन आ गया। दीक्षा बेटा, मैंने एक भाई से बात की है, काम दिल लगाकर करती और ईमानदार भी है, तो एक बार आ जाओ और उसे सारा काम समझा कर चली जाओ। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ। उसने स्कूटी मायके की ओर मोड़ दी। सास ससुर को बताने का मतलब था 10 ताने सुनना, फिर क्या मालूम वो जाने भी देंगे या नहीं, इसलिए उसने सुमित को फोन किया। सुमित, मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ, माँ के लिए बाइक का इंतजाम हो गया है, उसे काम समझाने जा रही हूँ। ठीक है दीक्षा, सुमित ने जवाब दिया। मायके पहुंचकर उसने नई बाई कांता को सारा काम समझा दिया। कांता, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना हल्का बनाना, बर्तन रोज 2 बार धोने हैं और कपड़े भी टाइम पर धो देना। तो कांता ने सिर हिलाया, जी दीदी सब समझ गई। दीक्षा ने माँ पिताजी से कांता बाई की तनख्वाह और टाइमिंग तय कर दिया, फिर सब्जी लेने मार्केट वापस चली गई। सब्जी की खरीदारी करते करते शाम ढल चुकी थी। घर लौटते वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ने उसे और देर करवा दी। उधर सुमित ऑफिस से घर लौट चुका था। सुमित बेटा, ये दीक्षा कहाँ रह गई? अभी तक नहीं पहुंची और फोन भी नहीं लग रहा उसका, सुमित्रा जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। तो सुमित ने फोन चेक किया और बोला, माँ फोन शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। वैसे उससे बात हुई थी, बता रही थी कि थोड़ा काम है मायके में, बस आती ही होगी। लो, हम यहाँ चाय के लिए बैठे हैं और वो महारानी मायके में घूम रही हैं। उसी समय दरवाजा खुला और दीक्षा अंदर आई। हाथों में सब्जियों का थैला था और चेहरा थकान से भरा। सुमित्रा जी उसे देखते ही बोली, क्यों बहू, यहाँ से तो सब्जी का नाम लेकर निकली थी और फिर अपनी माँ के घर चली गई। दीक्षा ने थैला रसोई में रखा और शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी बस थोड़ा सा काम था, माँ के घर काम करने के लिए बाई का इंतजाम करवा कर आई हूँ। वहाँ ममता आंटी रहती है ना,
उन्होंने बाइक का इंतजाम किया था। अब मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनते ही सुमित्रा जी और श्यामलाल जी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव पसर गए। यही तो चाहते थे वो भी। फिर सुमित्रा जी ने सिर हिलाया और रोब से बोली, अच्छा अच्छा, ये ठीक किया तुमने। चल अब सबके लिए चाय बनाकर ले आ। और हाँ, सुबह के बर्तन भी जूठे पड़े हैं, काम वाली बाई नहीं आई तो वो भी धो देना। थकी हारी दीक्षा चुपचाप रसोई में चली गई। सुमित भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गया। जब तक तुम बर्तन धोती हो मैं चाय बना लेता हूँ, साथ बैठकर पियेंगे। अरे रहने दो, आप ऑफिस से अभी भी लौटे हो, चाय मैं बना लूंगी। बिल्कुल नहीं, आज तो चाय मेरे हाथों से ही बनेगी। घबराओ मत, चीनी की जगह नमक नहीं डालूंगा। दोनों एक साथ किलकिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब दीक्षा की माँ की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, इसीलिए दीक्षा की चिंता थोड़ी कम हो गई। साथ ही साथ उसके घर में भी शांति फिर से लौट आई थी। सास ससुर भी अपनी बहू से अब पूरी तरह संतुष्ट थे और संतुष्टि का कारण यही था कि पूरे 20 दिन हो गए थे और दीक्षा अपने मायके नहीं गई थी। बस किसी काम वाली बाई की तरह दिन रात उसकी सेवा में जुटी रहती थी। आज रविवार था। दोपहर के खाने के बाद दीक्षा रसोई की सफाई कर रही थी, तभी सुमित्रा जी का फोन बजा। स्क्रीन पर उनकी बेटी प्रिया का नाम था। हाँ बेटा, सब ठीक है। सुमित्रा जी की आवाज में उत्साह था। फोन पर कुछ देर बात करने के बाद जैसे सुमित्रा जी ने फोन रखा तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने रसोई की ओर आवाज लगाई, अरे बहू, शाम को प्रिया अपने बच्चों के साथ आ रही है, पूरा 1 हफ्ता रहेगी। यहाँ उनके लिए स्पेशल खाना तैयार करना है। दीक्षा ने शांति से जवाब दिया, जी माँ जी, मैं अभी तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ, और सुनो, सुमित्रा जी ने उत्साह से कहा, प्रिया को मिक्स वेज बहुत पसंद है तो बना देना, और बच्चों को पनीर की सब्जी, साथ में कुछ मीठा भी, खीर ही बना देना। ठीक है माँ जी, दीक्षा ने जवाब दिया और रसोई में सामान जुटाने लगी। वो जैसे ही सब्जियां लेकर बैठी तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नंबर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने फोन उठाया। हाँ माँ, सब ठीक है ना? दीक्षा बेटा, माँ की आवाज़ में घबराहट थी। तेरे पिताजी की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं डॉक्टर को कॉल कर दिया है, लेकिन तुम एक बार मिल जाओ बेटा। दीक्षा के पसीने छूटने लगे। वो रसोई से बाहर निकली जहाँ सुमित अपने माता पिता के साथ बैठा था। सुमित ने उसकी हालत देखी तो तुरंत उठकर उसके पास आया। क्या हुआ दीक्षा? तो दीक्षा की आवाज़ में घबराहट थी। उसने कहा, माँ का फ़ोन था सुमित, पापा की खांसी बहुत बढ़ गई है, वैसे भी वो दमा के मरीज हैं, लगता है अस्थमा का अटैक आया है। डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। ये सुनते ही सुमित्रा जी और श्यामलाल जी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। दीक्षा ने सुमित को देखा और बोली, रात को खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तभी सुमित्रा जी ने बहुत सिकुड़ते हुए कहा, लो, अब तक माँ बीमार थी और अब बाप, मुझे तो समझ नहीं आता ये तमाशा कब तक चलेगा। सुमित ने बीच में बात काटते हुए कहा, माँ प्लीज़ अभी ये सब बातें मत करो, दीक्षा के पापा की तबीयत गंभीर है। श्यामलाल जी ने गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर पटका और बोले, अभी क्यों नहीं, जो बात होगी अभी होगी, बहुत हो गया ये सब। सुमित्रा जी ने दीक्षा की ओर देखते हुए कहा, बहू, डॉक्टर को तो तेरी माँ ने बुला ही दिया है, तो वो इलाज भी कर देगा, फिर तुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मायके से ज़्यादा ससुराल पर ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पर वहाँ चले जाना सरासर गलत है। तुम्हारे माँ बाप ने शादी करके तुम्हें यहाँ भेजा है, वो घर तुम्हारा नहीं, मायके को भूलकर ससुराल की जिम्मेदारियाँ निभाओ। दीक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और रोंदे स्वर में कहा, माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ ससुराल की जिम्मेदारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरे मम्मी पापा भी मेरे अपने हैं। बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन उनके साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं टूटा। मेरी रगों में उनका ही खून दौड़ता है। मैं आज भी उनकी बेटी हूँ और वो मेरे माँ बाप हैं। सुमित्रा जी ने तुरंत जवाब दिया, हमने कब कहा कि वो तेरे माँ बाप नहीं है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शादी के बाद बेटियों का ससुराल पर ध्यान देना चाहिए, मायके पर नहीं। तेरे माँ बाप की जिम्मेदारी तेरा भाई देखे, ये तेरा काम नहीं है। ये सुनकर सुमित के सभा का बांध टूट गया। वो गुस्से से बोला, बस कीजिए माँ, एक तो दीक्षा के पापा बीमार हैं, ऊपर से आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। श्यामलाल जी ने तीखी नजरों से सुमित की ओर देखा और गुस्से से बोले, समझने को तो तुम तैयार नहीं हो बेटा, जुल्लू का गुलाम बनकर उसकी ही हाँ में मिलाते फिरते हो। शर्म नहीं आती? हमारी बातों का कोई मोल नहीं रहा तेरे लिए, लेकिन अब बहुत हुआ। आज तो फैसला होकर रहेगा। पिता की बात सुनकर सुमित का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। उसने जोर से कहा, ठीक है, आप फैसला चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए मेरा फैसला। हम आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा तूने? सुमित्रा जी की आवाज़ कांप रही थी। उनकी आंखें गुस्से में फैल गईं। हमें छोड़ने की बात कर रहा है? अपने माँ बाप को, जो तुझे इस दुनिया में लेकर आए, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज तू जो कुछ भी हम है हमारी बदौलत है। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हमने न जाने कितने समझौते किए, लेकिन तुझे कभी कमी नहीं आने दी, और आज तू कल की आई इस लड़की के लिए हमें छोड़ने की बात कर रहा है। सुमित ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ बाबूजी, आपने जो बातें अभी कही, क्या वही बातें दीक्षा पर लागू नहीं होती? उसके माँ बाप ने भी उसे जन्म दिया है, नाजू से पाला है, उसे पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी से न जाने कितने समझौते किए होंगे, उसकी शादी के लिए न जाने कितनी मुश्किलों से पैसों का इंतज़ाम किया होगा ताकि वो खुश रहे। तो
तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि अपने माँ बाप के लिए दुख तकलीफ में उसके साथ खड़ी रहे। माँ बाप तो माँ बाप हैं, चाहे मेरे हों या दीक्षा के। माँ बाप के प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा। और अगर वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती तो मुझे क्या हक है आप लोगों की सेवा करने का। मैं भी चला जाता हूँ। आपको छोड़कर कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी और श्यामलाल जी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। दीक्षा की आंखें भर आई। उनके शब्दों को सुमित ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन श्यामलाल जी और सुमित्रा जी बिल्कुल चुप थे। सुमित ने कार की चाबी उठाई और बोला, चलो दीक्षा, पहले तुम्हारे पापा को संभालना जरूरी है, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। दीक्षा नजर झुकाए कुछ कहे बिना ही सुमित के पीछे चल दी। दीक्षा के घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। डॉक्टर अभी आए हैं बेटा, इंजेक्शन दिया है। कह रहे थे अगर टाइम पर इलाज ना होता तो खतरा बढ़ सकता था। दीक्षा पापा के पास गई और धीरे से कहा, पापा अब सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ। तो पापा ने उसकी उंगलियां थामी और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सुमित एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसी दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। दीक्षा ने दरवाजा खोला तो सामने सुमित्रा जी और श्यामलाल जी खड़े थे। हाथ में घर के बने खाने का टिफिन था, जिसमें दीक्षा के पापा के लिए खिचड़ी और बाकी लोगों के लिए रोटी सब्जी थी। दीक्षा हैरानी से उन्हें देखती रही। सुमित्रा ने टिफिन टेबल पर रखा और फिर दीक्षा के पापा का हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाद जब सुमित्रा जी और श्यामलाल जी वापस जाने लगे तो दीक्षा चुपचाप उनके साथ दरवाजे तक आई। दरवाजे की चौखट पर रुकते हुए सुमित्रा जी ने उसका हाथ थामा और पहली बार एक माँ की तरह मुस्कुरा कर बोली, बेटी अपने पापा का पूरा ध्यान रखना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं पर रहो, वहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। शायद उन्हें समझ आ चुका था कि बहू कोई जानवर नहीं जिसे बांध दिया जाए, वो भी इंसान है जिसे अपनी स्वतंत्रता बाकी इंसानों की तरह ही प्यारी है। दीक्षा स्तब्ध रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। भारी आंखों के साथ उसने झुककर ससुर के पैर छुए और अंदर आ गई। 2 दिन बाद दीक्षा अपने ससुराल आई तो घर की हवा कुछ बदली बदली सी लगी। अब घर का माहौल पहले जैसा बोझिल नहीं था। जिस तरह ससुर की हर बात में कड़वाहट का जहर घुला रहता था, आज उनके लहजे में ममता और प्रेम की मिठास घुल चुकी थी। घर वही था, लोग भी वही थे, बस सोचने का नजरिया बदल गया था। अब हर बात में बहू को आदेश नहीं दिया जाता था बल्कि राय ली जाती थी। अब बहू बनकर दीक्षा ससुराल के सारे फर्ज निभाती और कठिन परिस्थितियों में मायके जाकर अपने माँ बाप की मदद करती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।